हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। लास्ट वीडियो में हम माउथ और फेरिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रिमेनिंग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन ईसोफेगस से। लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की तो हमने देखा कि जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले हमारे माउथ में प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं च्यूइंग और मैस्टिकेशन। उसके बाद में वहाँ पर एक स्लाइट मिक्सिंग होती है हमारे फूड की, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इनिशियल डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है हमारे माउथ में। वहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है एंगल्फिंग का, निगलने का, और हमारा फूड बाय द हेल्प ऑफ फेरिंग्स, ईसोफेगस जो हमारी एक फूड ट्यूब है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ये फूड, कहाँ पर? ईसोफेगस से हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है स्टमक में। तो हमें ये समझना है कि ईसोफेगस एक हमारी कनेक्टिंग ट्यूब है बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि ईसोफेगस ट्यूब में अपने आप में एक दो गेट्स होते हैं, दो दरवाजे होते हैं जहाँ से ये फूड का मूवमेंट अलाउ होता है। तो ये दो जो डोर्स हैं वो कहाँ पर हैं? फर्स्ट डोर आपको दिखाई देगा जो हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर, और नेक्स्ट डोर जब हमारा ईसोफेगस एंड होता है और स्टमक का पार्ट शुरू होता है वहाँ पर। बायोलॉजिकल टर्म्स में या फिजियोलॉजी में इन डोर्स को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। इन डोर्स को कहा जाता है स्फिंक्टर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा ईसोफेगस का फेरिंग्स से कनेक्टेड पार्ट है, वहां पर जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और जो स्फिंक्टर हमारा स्टमक को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो हमें ये कुछ नाम, कुछ पार्ट्स, कुछ लोकेशंस जरूर याद रखनी है। तो ये जो हमारा ईसोफेगस का पार्ट है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ लगभग होती है 25 सेंटीमीटर्स, और जो फूड का मूवमेंट होता है ये अपने आप में एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। अब हमें ये टर्म को समझना है कि व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। देखिए, जो फूड हम एंगल्फ करते हैं और जब ये फूड हमारे ईसोफेगस में आगे फॉरवर्ड होकर के नीचे स्टमक में जाता है, तो ये जो मसल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं ईसोफेगस की, यहाँ पर आपको एक वेव लाइक मोशन दिखाई देगा, फॉरवर्ड मोशन जिसको आप कहेंगे, आगे की तरफ ही ये मोशन हो। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। यहाँ पर आपकी ईसोफेजियल मसल्स में या ईसोफेजियल स्मूथ मसल्स में एक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस दिखाई देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्लॉट में ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरे में रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। बाय दिस प्रोसेस वो अपना जो फूड है उसको फॉरवर्ड नीचे की तरफ प्रोग्रेस करती जाती है, और अल्टीमेटली हमारा जो फूड है वो स्टमक में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो सिक्रीशंस होते हैं, यहाँ जो ईसोफेजियल सेल्स में जो सिक्रीशंस होते हैं वो प्राइमरीली म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जैसा हमने बात की, तो उस मूवमेंट की हेल्प से भी एक मिक्सिंग को एनहांसमेंट मिलता है, और ये म्यूकस जो है आपके जो फूड आपने च्यू करके एंगल्फ किया है उसके चारों तरफ ये म्यूकस कोट हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का ल्यूब्रिकेशन होता है, और ल्यूब्रिकेशन होने से उसको एक चिकनाई मिलती है भोजन को, और वो इजीली आपका मूव करता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस भी आसान हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट ऑर्गन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा स्टमक, यानी आमाशय। तो आमाशय के बारे में जब हम बात करते हैं, स्टमक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसकी जो शेप होती है वो होती है इंग्लिश के जे अल्फाबेट की तरह। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक जे अल्फाबेट की शेप जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा बाहर से स्टमक का। और ये जो पूरा स्टमक है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बोरे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो एक अपने आप में डायमीटर जो है इसका बहुत ज्यादा होता है, वाइड होता है। तो एक सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है,
और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। अब स्टमक की स्ट्रक्चर की डिटेल की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज समझनी है कि हमने बात की कि एंट्री पॉइंट्स, देखिए अब जो ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं, फेरिंग्स से ईसोफेगस कनेक्टेड था, हमने कहा कि उसके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नीचे हमने कहा कि ईसोफेगस जब स्टमक से कनेक्ट होता था तो वो जो स्फिंक्टर था उसे हमने नाम दिया कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो वही स्फिंक्टर आपका एक गेट की तरह काम कर रहा है, एज ए एंट्री पॉइंट काम कर रहा है। तो जो आपके फूड का मूवमेंट होगा ईसोफेगस से स्टमक में या एंट्री होगी स्टमक में, वो आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर से ही होगी। आप देखेंगे कि स्टमक को नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर पार्ट को हमने नाम दिया है फंडस, FUNDUS। अपर पार्ट को स्टमक के हम बोलते हैं फंडस, मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी एंड लास्ट पार्ट जो स्टमक का है उसे हम कहते हैं एंट्रम या पाइलोरिक एंट्रम। अब क्या फर्क है और क्या इसमें जो एनाटॉमिकल चीजें हैं उनको जरा समझ लेते हैं हम। जैसे ही फूड आपका ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, कार्डियक स्फिंक्टर में आएगा, तो वो जो रीजन होगा उसके ऊपर का जो आपका स्टमक हल्का सा प्रोजेक्ट होता है ऊपर, उस एरिया को हम कह रहे हैं फंडस। वहां से जब फूड आपका नीचे की तरफ आएगा, मिडिल सेक्शन में आएगा स्टमक के, उसको हम बोल रहे हैं बॉडी। और लास्ट पार्ट जिसको हम कह रहे हैं एंट्रम, वो पार्ट है जहां से आपका फूड इंटेस्टाइन में जाने के लिए प्रिपेयर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए प्रिपेयर होगा। तो ये जो लास्ट पार्ट है, यहां पर अब आपको एक और गेट नजर आएगा, एक और डोर नजर आएगा, एक और स्फिंक्टर नजर आएगा, जिसे हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे हम क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये जो हमारा लास्ट एरिया है जहां पर फूड वेट करता है इंटेस्टाइन में एंट्री के लिए, ये रीजन पाइलोरिक रीजन कहलाता है, या इस पूरे थर्ड रीजन को हम पाइलोरिक एंट्रम भी कहते हैं। तो हमने इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि बेसिकली हमारा स्टमक फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम में सब डिवाइडेड है। हमारे जो 2 स्फिंक्टर हो गए यहाँ पर, कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है स्टमक के बारे में, वो है कि यहाँ पर कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं। जैसा कि हमने अर्लियर वीडियोस में बात की है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये सभी ऑर्गन कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। इन सिक्रीशंस की हेल्प से ही अल्टीमेटली हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस हैं वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक सेल्स में सिक्रीट होता है। इसके अलावा म्यूकस सिक्रीशन होता है जो कि फर्दर लुब्रिकेट करता है फूड को, हेल्प करता है मिक्सिंग में, हेल्प करता है उसके डाइजेशन में। और थर्ड इंपॉर्टेंट सिक्रीशन होता है स्टमक में पेप्सिन का, क्योंकि गैस्ट्रिक सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। चीफ सेल्स होती हैं, आपकी पैराइटल सेल्स होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं, म्यूकोजल सेल्स होती हैं। तो इन सेल्स से डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस होते हैं और ये सिक्रीशंस डिफरेंट टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब हमने पढ़ा था कि जो हम फूड लेते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके डाइजेशन डिफरेंट एंजाइम से होते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं स्टमक में और ये हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टमक के बारे में, यहां पर आपको जैसा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस में शो हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा कि फूड का मूवमेंट हो रहा था, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको अक्रॉस द पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो दिखाई देगा, क्योंकि यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट होता हुआ आपके आगे मूव होता जाता है, आगे फॉरवर्ड होता जाता है। तो इन चीजों को आपको समझना है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो यहां भी रहेगा, लेकिन स्टमक में फूड बहुत टाइम तक रहता है, 1 to 3 आवर्स नॉर्मली आपका एक फूड का जो एक रिटेंशन टाइम है, गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम, वो होता है। ये डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन भी और आपकी
फूड की कंपोजिशन क्या है, कौन सा फूड आपने लिया है, सॉलिड लिया है, सेमी सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है। लेकिन नॉर्मली एक गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम जिसको हम कहते हैं वो 1 to 3 आवर आपको देखने को मिलता है। एक फूड का रिटेंशन टाइम है, रुकने का टाइम है स्टमक में इतना टाइम, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके और उससे जो एब्जॉर्प्शन किया जा सके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। जैसा कि हमने समझा कि हमारा जो स्टमक है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है कि कितना वॉल्यूम फूड ये ऑक्यूपाई कर सकता है, रिटेन कर सकता है, तो नॉर्मली 1 to 3 लीटर्स वॉल्यूम कैपेसिटी होती है स्टमक की। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टमक की, वो भी हमें समझनी है कि जो स्टमक का अंदर की स्ट्रक्चर है, जो स्टमक की अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो म्यूकोजल लाइनिंग है, ये लाइनिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, ये लाइनिंग बिल्कुल प्लेन नहीं होती। यहां पर आपको कुछ फोल्डिंग्स नजर आएंगी, सलवटें नजर आएंगी। इन फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, इस स्टमक का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और ये सरफेस एरिया बढ़ना हमारे फूड के डाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये इंक्रीज सरफेस एरिया जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ऐसी फोल्डिंग्स, इरेगुलर शेप हम बात कर रहे हैं इंटरनल लाइनिंग की, इन शेप्स को हम कहते हैं रूगे। तो इसे आप याद रखेंगे कि स्टमक में स्ट्रक्चर पाई जाती है, इंटरनल फोल्डिंग्स पाई जाती हैं लाइनिंग्स में, जिन्हें हम कहते हैं रूगे, जो हेल्प करती हैं आपके डाइजेशन प्रोसेस को एनहांस करने में। अब यहां से जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो अल्टीमेटली पाइलोरिक एंट्रम में, पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोग्रेस हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, एक बार में 1 टीस्पूनफुल, लगभग 5 ml डाइजेस्टेड फूड, जो भी आपका डाइजेशन हुआ स्टमक में अभी तक, उसमें से 5 ml डाइजेस्टेड फूड, 1 टीस्पूनफुल फूड ही आपका एक बार में मूव होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाएगा। अभी हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में आपके एक बार में स्टमक से 5 ml फूड ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या पास किया जाएगा। तो ये चीजें हमें समझनी है। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, इस फूड को या इस स्टेज को, जो स्टेज का फूड आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, इसे हम कहते हैं चाइम, CHYME, चाइम, या कई लोग इसे काइम भी प्रोनाउंस करते हैं। तो जो चाइम होता है ये आपका एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। कुछ हद तक यहाँ पर हमने फूड का डाइजेशन कर लिया है, अल्टीमेट डाइजेशन नहीं हुआ है। पूरा डाइजेशन तभी होगा जब हमारा फूड पूरी तरह से सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से पास होकर के अल्टीमेटली स्टूल के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन की। जैसा कि हमने देखा है स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर से हमारा चाइम, जो हमने कहा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, चाइम ट्रांसपोर्ट होकर के आता है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो मेजर फूड का डाइजेशन और यहां से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो इसी पार्ट में होता है। तो ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है। इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मीटर्स होती है। तो ये देखिए कि ये जो पार्ट है ये सबसे लंबा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम, इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग। तो उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मीटर्स का है। तो ये लेंथ सबसे ज्यादा जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी ये पूरी ट्यूब है, इसका जो डायामीटर है वो है 2.5 सेंटीमीटर्स। तो अब हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेक्शंस हैं, जो डिविजन्स हैं, वो क्या क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगेन देखिए 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूडेनम, नेक्स्ट जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो सबसे छोटा पार्ट है। उसके बाद में जेजुनम और इलियम जो है कॉइल्ड पार्ट है, पूरा का पूरा कुंडलित संरचना आपको अगर जो दिखाई देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चारों तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो आपकी
जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो है जीजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो आपको पार्ट दिखाई देता है अलग से, वो एक सी शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अल्फाबेट जो है हमारा उसका सी शेप के स्ट्रक्चर की तरह होता है। अब ये जो डाइजेशन हो रहा है, जो हमने बात की है, ये सारा का सारा दोस्तों केमिकल डाइजेशन है। आप देखिए, तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन से, नीचे ऑर्गन्स में आते आते ये ट्रांसफॉर्म होता है हमारे केमिकल डाइजेशन में। तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं फर्दर, वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसा हमने डिस्कस किया वो करते हैं, और उसके बाद में केमिकल सिक्रीशंस की हेल्प से हमारे फूड का कंटिन्यूअसली डाइजेशन करते रहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूअसली सॉल्युबलाइज करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहां पर भी आपका केमिकल डाइजेशन का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज जीजुनम। अब जीजुनम में क्या होता है, जो हमारा फूड जूस, अब देखिए यहां पर एक टर्म आ गई है हमारा डाइजेस्टेड फूड जूस, यानी अब हमारा फूड कुछ हद तक एक लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, एक पूरी तरह से सॉल्युबलाइज्ड हो चुके हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर जो फूड में से जो एलिमेंट्स हैं वो सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसे हम टर्म देते हैं डाइजेस्टेड फूड जूस। हमने उस भोजन का पूरा रस बना लिया है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड जूस है, इससे जो अब जरूरी चीजें हैं, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमारे बॉडी में इस पार्ट में मेजरली एब्जॉर्ब होती है। तो जीजुनम का जो पार्ट है मेजर, आपके न्यूट्रिशंस को डाइजेस्टेड फूड जूस से एब्जॉर्ब करने का है। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है जीजुनम में, ये एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एंटेरोसाइट्स। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजुनम पार्ट में सेल्स पाई जाती हैं स्पेसिफिकली, दीज आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। इन एंटेरोसाइट्स से आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड कौन सा, हमारा डाइजेस्टेड फूड जूस, यानी जो हमारा फूड है वो जो डाइजेस्टेड फूड जूस में कन्वर्ट हो चुका है, उस डाइजेस्टेड फूड जूस से न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट इन जीजुनम। थर्ड पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। इलियम में भी फर्दर आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और उन एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है जो एब्जॉर्प्शन जीजुनम में नहीं हो पाया। मेनली बाइल सॉल्ट्स का और विटामिन का एब्जॉर्प्शन आपके इस पार्ट में होता है। अब इलियम इस स्टेज से फूड को पास कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो अभी भी हमारा जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो एलिमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, अब उन सब का प्रोसेसिंग लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। मेजर एब्जॉर्प्शन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। पर्टिकुलरली मिनरल्स और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 1.2 to 1.4 मीटर्स। अब यहां पर जो हमें एक चीज समझनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसके बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसकी लेंथ 1.2 to 1.4 मीटर्स है, लेकिन इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से लगभग 3 गुना होता है, लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज्यादा है, इसको हमें समझना है। तो दोस्तों, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंटेशन के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है सीकम, इसे काइकम भी बोला जाता है। सेकंड पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन, और थर्ड पार्ट होता है रेक्टम। तो यहां पर हमें डिस्कस करना है कि सीकम क्या है, कोलोन क्या है, और रेक्टम का क्या रोल है। देखिए, सीकम, जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहां आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट होने के बाद में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन नीचे की तरफ जाता है। ये ब्लाइंड पोर्शन, जो ब्लाइंड एंडेड पोर्शन है, ये बंद है यहाँ पर, इससे यहाँ कोई पैसेज नहीं है फर्दर। ये भी एक छोटे से सेक की तरह है, इसे हम कहते हैं सीकम। और इसी सीकम से एक छोटी सी प्रोजेक्शन निकली होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये एक
फिंगर लाइक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है और इसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जहां पर कनेक्ट होता है, वहां से जो नीचे वाला ये ब्लाइंड पार्ट है वो कहलाता है सीकम, और अब इससे जो ऊपर वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपका कहलाएगा कोलोन। कोलोन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला असेंडिंग कोलोन, जब आपका फूड ऊपर की तरफ मूव करता है कोलोन में तो उसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। इसके बाद में वो साइडवेज में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद वापस हमारा फूड कोलोन में ही नीचे की तरफ मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो हो जाएगा आपका डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद में स्लाइड वापस सेंटर की तरफ आता है फूड, जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। अब फाइनली हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि टोटली अब पूरा वेस्ट है एक तरह से बॉडी के लिए, वो रेक्टम में आकर के एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। अब आप जब कोलोन के स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान से देखते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, तो आपको एक इन्वर्टेड यू शेप, उल्टे यू अल्फाबेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। ये आपका हो गया कोलोन का पार्ट। इसके बाद में रेक्टम और रेक्टम से एनस के थ्रू आपका फूड जब प्रोसेस होकर के बाहर एक्सक्रीट हो रहा है तो यहां पर भी 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ये स्फिंक्टर की हेल्प से हमारा जो मोशन है, हमारा जो डिफिकेशन का प्रोसेस है, वो कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कंप्लीटली हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी एनाटॉमी के बारे में। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में कैसे लिंक हैं और कैसे वो एक साथ पूरे सिस्टम की तरह काम करते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड हैं उनका क्या फंक्शन है, जो सिक्रीशंस हैं उनका क्या फंक्शन है, और कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड को। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जो भी आगे इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसे करें और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।